हो गया क्या? हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप घर पे ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास का तीसरा चैप्टर मानव में जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर से संबंधित नई वीडियो बताने जा रहा हूँ। अब तक इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के विषय में पढ़ाया था। लास्ट वीडियो मादा जनन तंत्र की थी, उसमें एक टॉपिक रह गया था मैमेलरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों का। तो आज की इस वीडियो में स्तन ग्रंथि के विषय में हम पढ़ेंगे, मैमेलरी ग्लैंड्स। तो ध्यान दीजिए, स्तन ग्रंथियाँ ये सहायक जनन ग्रंथियों में आती हैं। मादा के जनन तंत्र में केवल दो ही सहायक ग्रंथियाँ बताई थी मैंने आपको, एक तो बार्थोलिन की ग्रंथियाँ और दूसरा मैमेलरी ग्लैंड्स या स्तन ग्रंथियाँ। मानव एक स्तनधारी प्राणी है और स्तनधारी प्राणियों में स्तन ग्रंथियों का पाया जाना एक प्रमुख विभेदात्मक विशिष्ट लक्षण है। सभी स्तनधारियों में ये स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक, मानव में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ होती हैं जो उसके वक्ष स्थल पर पाई जाती हैं, एक जोड़ी। पुरुष और महिला दोनों में ही स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। पुरुष में भी स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, महिलाओं में भी स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, किंतु पुरुषों में ये स्तन ग्रंथियाँ निष्क्रिय होती हैं। कैसी होती हैं? निष्क्रिय। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्राणियों के शरीर में उपस्थित ऐसे अंग जो निष्क्रिय होते हैं, काम नहीं आते, वे कहलाते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी अंग कहलाते हैं। तो पुरुष में स्तन ग्रंथियाँ पाई तो जाती हैं लेकिन निष्क्रिय होती हैं, अर्थात पुरुष की स्तन ग्रंथियाँ अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती हैं। जबकि महिलाओं में, मादाओं में ये स्तन ग्रंथियाँ यौवनारंभ अवस्था से सक्रिय हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। यौवनारंभ अवस्था से सक्रिय होती हैं और विकसित होती हैं। यौवन अवस्था में स्तन ग्रंथियों के सक्रिय और विकसित होने के लिए कुछ हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से FSH जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा पुटक कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन। शुरुआत में एस्ट्रोजन और FSH मिलकर स्तन ग्रंथियों को विकास करते हैं। बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसके अंदर आता है, अपना प्रभाव दिखाता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टेरोन भी जो है स्तन ग्रंथियों के विकास में सहयोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, यौवनारंभ अवस्था से मादाओं में ये ग्रंथियाँ विकसित होती हैं, सक्रिय होती हैं। दूसरा, स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए यौवनारंभ अवस्था में प्रमुख रूप से उत्तरदायी जो हार्मोन हैं, पहले FSH, एस्ट्रोजन, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन है। प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन गर्भ अवस्था में स्तनों के विकास को तीव्र करते हैं। सामान्य महिला की तुलना में एक गर्भवती महिला के स्तनों का विकास ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्भ अवस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, जिसकी वजह से उनका स्तनों का विकास अधिक हो जाता है। लेकिन यौवनारंभ अवस्था में FSH और एस्ट्रोजन इसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा पॉइंट, स्तन ग्रंथियाँ
त्वक ग्रंथियों का रूपांतरण है। त्वक ग्रंथियों का रूपांतरण है। जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो त्वक ग्रंथियां, मतलब त्वचा में पाई जाने वाली, त्वचा के उपांग हैं एक तरह से, उन ग्रंथियों के रूपांतरण से ये बनती है। अभी हम बात करें कि भाई किस प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं, तो ध्यान दीजिए। स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो वक्ष स्थल पर एक उभार के रूप में पाई जाती हैं। ठीक, स्तनों में यौवनारंभ अवस्था से इन स्तनों के आसपास के क्षेत्र में वसा ऊतकों का जमाव अधिक हो जाता है। वसा ऊतकों का जमाव होता है जिसकी वजह से स्तनों का आकार बढ़ जाता है। एक जोड़ी स्तन होते हैं, प्रत्येक स्तन के अंदर अनेक कुपिकामय साखित ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये साखित कुपिका में ग्रंथियां होती हैं इस प्रकार की अनेक, जो इस प्रकार से होती हैं, नलिका युक्त, साखित संयुक्त नलिका युक्त होती है। ये स्तन ग्रंथियां हैं और इनके बीच में जो गैप है वहाँ वसा ऊतक पाए जाते हैं। ये वसा ऊतक इकट्ठे हो जाते हैं, वसा का संचय हो जाता है जिसकी वजह से स्तनों का आकार बढ़ जाता है। पूरे के अंदर ये पाए जाएंगे। एक समूह स्तन ग्रंथियों का जो समूह है ऐसे लगता है जैसे अंगूर का गुच्छा। एक समूह की सभी नलिकाएं मिलकर एक संयुक्त नलिका बनाती हैं जिसे लेक्टिफेरस नलिका कहते हैं। ये लेक्टिफेरस नलिका बन गई ये, ठीक है नहीं। इस प्रकार अनेक लेक्टिफेरस नलिकाएं होती हैं। ये संयुक्त लेक्टिफेरस नलिकाएं स्वतंत्र रूप से स्तन के शीर्ष भाग पर जाकर खुलती हैं। स्तन के शीर्ष भाग पर जाकर खुलेंगी। इस शीर्ष भाग पर एक उभार पाया जाता है जिसे निप्पल या चूचक कहते हैं, जो गहरे रंग का होता है और इसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा ये लेक्टिफेरस नलिकाएं बाहर खुलती हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक है। इस उभार को चूचक या निप्पल कहते हैं जिससे दुग्ध बाहर निकलता है। लेक्टिफेरस नलिकाओं के द्वारा यहाँ पहुँचता है। ये स्तन ग्रंथियाँ हैं जो कुपिकामय संयुक्त नलिकाकार ग्रंथियाँ होती हैं। त्वक ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। ग्रंथियों के बीच में वसा ऊतकों का संचय हो जाता है, वसा ऊतक जमा हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वसा इकट्ठा हो जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, जिसमें मैंने बताया था कि स्तनों का विकास होगा महिलाओं में। दूसरा बताया था कि महिलाओं के नितंब और स्तनों पर अधिक मात्रा में वसा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वे उभर जाते हैं, उभरे हुए भाग बन जाते हैं। ये जो निप्पल है, इसको यदि मैं इस प्रकार दिखाऊं, ये स्तन है और ये निप्पल है। ये गहरे रंग की होती है। ये सामान्य त्वचा है। इस निप्पल के चारों तरफ निप्पल से हल्का और त्वचा से गहरा क्षेत्र पाया जाता है। ध्यान दो, निप्पल का जो रंग है उससे तो हल्का
और त्वचा से गहरा रंग पाया जाता है पूरा सर्किल रूप में, वृत्त के रूप में। इसको बोलते हैं स्तन परिवेश, इसको बोलेंगे स्तन परिवेश। ये कहलाएगा निप्पल, निप्पल या चूचक, ठीक है। इस प्रकार से ये स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इनके प्रभाव से इसमें दुग्ध का निर्माण होता है। इन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण होगा, लेकिन दुग्ध का जो स्त्रवण है, दूध जो निकलने की क्रिया है, वो प्रसव क्रिया के बाद होगी। यानी जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद इससे दूध निकलेगा। दूध, माँ का जो दूध होता है वो अपने आप में कंप्लीट पूर्ण भोजन होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, जल, ये खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। इसके अंदर मुख्यतः जो दूध है उसके अंतर्गत आपको लैक्टोज शर्करा होगी, वसा होगा, कैसीन प्रोटीन जिसकी वजह से दूध का रंग सफ़ेद होता है, विटामिन्स होंगे, कैल्शियम आयन होता है इसके अंदर, लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये बहुत सारे तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनना, माँ के दूध में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इन पोषक तत्वों के साथ साथ शुरुआत में जो माँ का दूध निकलता है उसमें IgA नामक प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। प्रतिरक्षी पाई जाती है माँ के दूध में, जो प्रारंभ में मानव शिशु को जो है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। पूछा जाता है माँ के दूध में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A, 5 प्रकार की होती हैं। उनमें से IgA प्रकार की जो प्रतिरक्षी है माँ के दूध में पाई जाती है। अर्थात माँ का दूध बच्चे के शरीर का पोषण करने के साथ साथ उसे विभिन्न रोगों से बचाने का भी कार्य करता है, इसलिए माँ का दूध जरूर देना चाहिए। ओके, तो ये स्तन ग्रंथि की बात हुई। दूसरा पॉइंट करें हम, अब एक दूसरा प्रश्न आता है कि मानव की प्रजनन क्रिया में, मानव की जो प्रजनन क्रिया है उसमें किसकी भूमिका ज़्यादा है? किस पेरेंट्स की भूमिका ज़्यादा है? नर की भूमिका ज़्यादा है या मादा की भूमिका ज़्यादा है? ये प्रश्न मैंने आपको PDF बनाया, उसमें दे रखा है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। मानव की प्रजनन क्रिया में पुरुष की तुलना में महिलाओं की भूमिका ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इस क्रिया में जो महिला है वो पुरुष से शुक्राणु प्राप्त करती है। मैथुन क्रिया के समय पुरुष से शुक्राणु प्राप्त करने का काम महिला करती है। दूसरा, निषेचन की क्रिया महिला के शरीर में जो अंडवाहिनी है उसी में संपन्न होती है। तीसरा, निषेचन के बाद जो बच्चे का विकास होगा, जो भ्रूण का विकास होगा, माता के गर्भाशय में होता है। ठीक, माता के गर्भाशय में होता है। चौथा, गर्भावस्था पूर्ण हो जाने के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो उस क्रिया को बोलते हैं प्रसव क्रिया। इस समय बहुत पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा को सहन करने का काम माता करती है। चौथा। पांचवा, प्रसव हो जाने के बाद यानी जन्म हो जाने के बाद भी बच्चे को स्तनपान कराना यानी दूध पिलाना और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी माता की होती है। इतनी सारी जिम्मेदारी माता की होती है, जबकि इस प्रक्रिया में पुरुष केवल शुक्राणु प्रदान करने का कार्य करता है, इसके अलावा और कुछ कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव की प्रजनन क्रिया में, संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया में पुरुष की तुलना में महिला की जिम्मेदारी, महिला की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अधिक होती है। ओके, तो अब तक हमने मानव के नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इनके विषय में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं मानव के लैंगिक जनन की। तो देखिए, दूसरा जो चैप्टर पढ़ा था हमने
पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवों में जो लैंगिक जनन की घटना है वो 3 भागों में संपन्न होती है। उसमें प्रमुख घटना है निषेचन। उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा। पहला निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना में 2 बातें होती हैं। पहला युग्मक जनन, दूसरा युग्मक स्थानांतरण। ठीक, निषेचन में केवल निषेचन होता है। और निषेचन पश्च घटनाओं में निषेचन के बाद भ्रूण युग्मनज का विकास, भ्रूण का निर्माण, भ्रूणीय परिवर्धन, प्रसव क्रिया और प्रसव के बाद बच्चे की देखभाल, ये सारी क्रियाएं उसके अंदर आती हैं। अब हम मानव में लैंगिक जनन की क्रियाओं को लेकर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना, और उस निषेचन पूर्व घटना में भी सबसे पहले पढ़ेंगे हम युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस। ये टॉपिक बड़ा है, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर बंद कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको युग्मक जनन की प्रक्रिया समझाऊंगा। थैंक यू।